हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 स्टार्ट करने के पहले उसके जो फॉर्मूले हैं या जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के पहले जिन जिन चीजों की हमको जरूरत होगी सारी बातों को हम लोग देखेंगे। पहला तो ये है कि आव्यूह पर संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, संक्रियाएं का मतलब हो गया कि जैसे दो आव्यूह है, उनको हम कैसे आपस में जोड़ सकते हैं, कैसे आपस में घटा सकते हैं और कैसे आपस में गुणा कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग कहते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। यानी अगर दो आव्यूह हैं तो उनको आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी चीजें जो होती हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में। ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो जब हम दो आव्यूह को आपस में जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो आव्यूहों को हम लोग कब आपस में जोड़ सकते हैं और दो आव्यूहों को कब आपस में हम लोग घटा सकते हैं। तो इसके लिए एक बात जरूरी है कि जो दो आव्यूह होते हैं उनका जोड़ या घटाना तभी संभव हो पाता है जब दोनों आव्यूह का क्रम जो होता है वो समान रहे। अगर क्रम समान नहीं है तो दो आव्यूहों का आपस में जोड़ या घटाना संभव नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में। दो आव्यूह हैं, उनको जोड़ना या घटाना कब संभव हो पाता है? जब दोनों आव्यूह के क्रम समान होते हैं। क्रम का मतलब दोनों आव्यूह जो हैं उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तभी हम लोग दो आव्यूह को आपस में जोड़ और घटा पाएंगे। इतनी सी बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं। देखिए, आव्यूहों का योगफल, यदि ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह हैं तो इनका योगफल या घटाव भी, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों दिया है, मतलब उनको आप जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। ए प्लस बी या ए माइनस बी आव्यूह ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होता है। यदि दो आव्यूह का क्रम समान न हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी संभव नहीं है। मतलब साफ ये कहा गया है कि अगर दो आव्यूह हैं उन दोनों के क्रम समान नहीं है, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या दोनों में बराबर नहीं है, तो फिर उन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। देखिए दिया हुआ है, जैसे यदि a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 5 माइनस 2 6 है तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे और a माइनस बी कैसे निकालेंगे? दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने और घटाने पर। जैसे मान लीजिए ये 1 1 है, ये 1 2 है, इसको हम लोग कहते हैं a1 2 1 और ये है a2 2। यहाँ पर a11 a12 a21 a22, तो जब भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे तो हमेशा a11 इस आव्यूह के a11 के साथ ही जोड़ा जाएगा, या अगर घटाना हो तो इस आव्यूह का a11 हमेशा दूसरे आव्यूह के a11 के साथ ही घटाया जाएगा। ये नहीं कि इसका a11 और इसका a21, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसका a11 लेते हैं तो इस आव्यूह का भी a11 ही लेंगे। इसका अगर आप a12 लेते हैं तो इस आव्यूह का भी a12 ही लेना है। आ रही बात समझ में? इस आव्यूह का अगर आप a21 लेते हैं तो इसका भी हमको a21 ही लेना है। अगर आप इसका a22 लेते हैं तो इसका भी a22 ही लेना पड़ेगा। तभी संगत अवयव का मतलब यही है। आगे बात समझ में। अब देखिए, जैसे इसका a11 क्या है 2 और इसका a11 है 1, दोनों को हमने जोड़ दिया। इसका a12 है 4, इसका a12 है 5, जोड़ दिया। इसका a21 3 है और इसका a21 -2 है। इसका a22 2 है और इसका a22 6 है।
अब हम लोग चिन्ह के हिसाब से, अगर चिन्ह सेम सेम है तो भाई जोड़ दीजिए, डिफरेंट है तो घटा दीजिए। यहाँ पे दोनों के पास प्लस है तो जोड़ दिया, यहाँ दोनों के पास एक के पास प्लस है एक के पास माइनस तो घटा दिया। यही काम आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, घटान में भी कर सकते हैं। यहाँ पे A11 ये है और A12 है ये, फिर ये 21 है और ये जो है 22 है। इसका A11 है, A12 है, A21 है और ये जो है A22 है। ठीक है, अब जब हमको जोड़ना घटाना रहता है आपस में दो आव्यूहों को, तो हमेशा इसका A11 तो उसका भी, उस आव्यूह का भी A11 लेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। A12 लेंगे तो इसका A12 दोनों को घटा देंगे। A21 लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है इसलिए ये प्लस हो गया है। A22 तो इसका माइनस अब घटा दिए हम लोग, इस तरह आ गया। तो इस तरीके से जो दो आव्यूह होते हैं उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं, आपस में घटा भी सकते हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आव्यूहों के गुणधर्म। पहले हमने देखा कि दो आव्यूह को किस तरह हम लोग जोड़ सकते हैं और किस तरह से आपस में दोनों आव्यूहों को घटा सकते हैं। अब है कि जो आव्यूह होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज है क्रम विनिमय का नियम। यदि दो आव्यूह A तथा B इस प्रकार हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये जो आव्यूह है दोनों क्या होंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यदि दो आव्यूह A तथा B है तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। कब? जब दोनों आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो A प्लस बी और B प्लस ए दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सहचर्य का नियम। सहचर्य के नियम में हम लोग तीन आव्यूह को लेते हैं। यदि तीन आव्यूह A B C है तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखेंगे B प्लस सी होगा। अगर ऐसा है तो तीनों आव्यूह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व क्या है, यदि प्रत्येक आव्यूह A के लिए m इंटू n क्रम का एक शून्य आव्यूह O इस प्रकार अस्तित्व में हो कि A प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, तब शून्य आव्यूह जीरो को योग की संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई आव्यूह A है, ठीक है, और उसके योग का तत्समक आव्यूह आपको निकालना है। तो एक दूसरा आव्यूह आप ढूंढिए कि हम लोग A में उस आव्यूह को जोड़े, अगर A में उस आव्यूह को जोड़े तो फिर से हमको वही आव्यूह A मिल जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग योग का तत्समक आव्यूह कहेंगे। देखिए बस इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि A प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू, मतलब एक आव्यूह हमको दिया हुआ है और उसके तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो एक हम दूसरा आव्यूह लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने पर हमको A मिलता है, तो फिर जो हमारा आव्यूह उसके तत्समक का अस्तित्व जो है पॉसिबल है, वरना नहीं। तीसरा है योग का प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, यदि प्रत्येक आव्यूह A के लिए एक आव्यूह माइनस ए इस प्रकार अस्तित्व में हो कि A प्लस वो जो दूसरा आव्यूह हमने माइनस ए लिया है वो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस ए को A का युग्म प्रतिलोम कहते हैं। देखिएगा एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, माइनस ए को A का ये चीज युग्म प्रतिलोम कहते हैं। मतलब एक आव्यूह A दिया है, दूसरा आव्यूह आप एक A ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, और दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हो तो माइनस ए को A का युग्म प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आव्यूहों के गुणधर्म। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक आव्यूह का अदिश गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो एक आव्यूह, यदि A एक आव्यूह है तो इस आव्यूह का एक अदिश संख्या K से गुणन आव्यूह का अदिश गुणनफल कहलाता है। इसे KA से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात A कोई आव्यूह है तो KA
इसका अदिश गुणनफल होगा। मतलब कहने का ये है कि कोई आव्यूह ए है तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा, हम लोग उसको किसी अदिश राशि से गुणा कर दें तो वो जो होगा अदिश गुणनफल कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर एक आव्यूह है, तब 4a यानी इस आव्यूह को कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4a से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये इस तरीके से। यानी जो आव्यूह है उसके हर अवयव को 4 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए हमने हर अवयव को 4 से इंटू कर दिया है और हमको एक नया अवयव मिल गया 4 8 12, 8 - 4 - 12। तो यह जो आव्यूह है, आव्यूह ए का एक अदिश गुणनफल होगा। आगे बात समझ में, आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी आव्यूह है उसको अगर आप किसी भी संख्या से आप गुणा कर देते हैं तो ये नहीं कि केवल एक अवयव में उस संख्या से गुणा करना, आपको आव्यूह के हर अवयव में उस संख्या से आपको गुणा करना है। तो यह जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं अदिश, आव्यूह का अदिश गुणनफल। आगे बात समझ में, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आव्यूहों का गुणनफल, अभी हमने देखा कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और अब हम देखेंगे कि जो दो आव्यूह होते हैं उसको किस तरह से हम आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी का गुणनफल जो है वो तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या, देखिए अगर इस तरीके से दिया हुआ है m इंटू n, इसका मतलब ये क्या है, पंक्तियों की संख्या है, यह जो है पंक्ति होती है और यह जो होता है क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, तो दो आव्यूह दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो आव्यूह है ए और बी, तो इसका गुणनफल हम तभी निकाल पाएंगे, तभी संभव हो पाएगा जब ए के स्तंभों की संख्या और, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो देखिएगा, सॉरी ये यहाँ पे है ना, इस तरीके से। ठीक, देखिए यहाँ पे एक आव्यूह है ए जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और ये आव्यूह है बी जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो ए का जो भी आव्यूह रहेगा ए, उसमें स्तंभों की संख्या लेंगे, तो ये वाला जो आगे वाला जो नंबर होता है ये पंक्ति को बताता है, पीछे वाला जो नंबर होता है वो किसको बताता है, स्तंभ को। तो ए में हमको स्तंभों की संख्या लेनी है यानी 3, और बी में हमको पंक्तियों की संख्या यानी 3। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि ए और बी का जो गुणनफल है वो पॉसिबल है, ए और बी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो नया आव्यूह बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद जो नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो ये जो बच रहा है ये तो हमारा सेम सेम हो गया है दोनों। अगर ये सेम न रहे तो फिर दो आव्यूह को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी संभव, जब दोनों समान रहेंगे तभी जो है दो आव्यूहों का गुणनफल संभव हो पाएगा। अब दोनों आव्यूहों का गुणनफल तो संभव हो गया, जो दोनों आव्यूहों को गुणा करने के बाद जो नया आव्यूह आएगा उसकी कोटि कितनी होगी, तो देखिए जो बचा हुआ है 2 इंटू 3, यानी जो नया आव्यूह है उसकी कोटि कितनी होगी, 2 इंटू ये पीछे का जो बचा हुआ है 3। आगे बात समझ रहे हैं, यानी जो नया आव्यूह बनेगा गुणनफल के बाद उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, पहली वाली जो नंबर होती है ये पंक्ति के लिए होती है और दूसरी वाली जो नंबर होती है स्तंभ के लिए होती है। तो जो नया आव्यूह आएगा उसमें पंक्ति कितनी हो जाएगी, 2, और स्तंभ कितने हो जाएंगे, 3। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि जो ये आव्यूह है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2,
और इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसकी एक पंक्ति लेंगे। देखिए इस तरह चलता है गुणा वाला जो रूल होता है, इस तरीके से, यानी पहले वाले आव्यूह का पंक्ति लेंगे तो दूसरे वाले आव्यूह का क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे। तो हमने पहली पंक्ति लिया है और पहली पंक्ति से बारी बारी तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का ये पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति उसी का दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ले लिया, हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखिए 1 into 0 प्लस 2 into 0, इसका पहला अवयव लेंगे तो इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव लेंगे तो इसका भी दूसरा, इसका तीसरा अवयव लेंगे तो इसका भी तीसरा अवयव। देखिए 1 into 0 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 1, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी जो गुणा करने के बाद पहली वाली पंक्ति जो होगी उसके अवयव क्या हो जाएंगे, पहला अवयव हो जाएगा 3, दूसरे के लिए तो फिर इसी पंक्ति को लेंगे, हरी बात समझ में, और दूसरा स्तंभ लेंगे इसका। देखिए हमने दूसरा लिया 1 0 1, लिख लिए 1 into 1 लिखा, 2 into 0 ये प्लस 3 into 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम लोग पहली पंक्ति लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे, तो पहली पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। अब इन तीनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ गया 9। यानी जो पहली वाली पंक्ति है, ये तो हमको पता चल गया है कि जो हमारा नया आव्यूह बनेगा उसमें 2 ही पंक्ति होंगे, तो पहली पंक्ति के अवयव जो है मिल चुके हमको 3 4 and 9। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 4 and 9। अब दूसरी पंक्ति, क्योंकि हमको तो पता है कि हमारा जो नया आव्यूह बनेगा उसमें 2 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होंगे, तो पहली पंक्ति के अवयव तो मिल गए। अब दूसरी पंक्ति के अवयव को देखते हैं, तो पहली वाली पंक्ति से हमने तीनों स्तंभ बारी बारी से करके गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे और दूसरी पंक्ति लेकर बारी बारी से तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ हो गया, गुणा किया हमने 3 आ गया। फिर दूसरी वाली पंक्ति हमने लिया है, पहला स्तंभ था, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरा स्तंभ लेंगे, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे। तो देखिए ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इस तरह से हमें निकाला है तो 3 अवयव हमको मिले हैं। यानी जो आव्यूह है उसकी दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन होंगे, 1 3 और 7, तो लिखा हमने 1 3 और 7। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 आव्यूह को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का जो ये तरीका है वो यही रहेगा। और कोई भी 2 आव्यूह है उनका गुणनफल तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या, यानी पहली वाली आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होंगी तब। ठीक है, बातें समझ आ गई है? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म पढ़ेंगे। आव्यूहों का गुणनफल के गुणधर्म, 2 आव्यूहों को हम लोग कैसे गुणा करते हैं ये तो आपने देख लिया। अब उनके जो गुणनफल होते हैं उनके गुणधर्म क्या क्या हैं ये हम लोग देखेंगे। पहला ये है कि 2 आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरा है 2 आव्यूहों का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है, यानी ए बी सी इज इक्वल टू, जैसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दे फिर सी को, अब यहाँ क्या है कि पहले BC को इंटू करें फिर A को, तो ये दोनों जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। और तीसरा वितरण नियम, आव्यूहों के गुणनफल का योग पर वितरण नियम लागू होता है, अर्थात AB प्लस C को आप ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस AC, और AB प्लस A प्लस B इंटू C को आप लिख सकते हैं AC प्लस BC। तो यह जो है 2 आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म है। और इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके लिए जो आवश्यक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, जो आवश्यक डिफिनीशन थे, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।